नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट्स में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपन कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा जो 2024 में हुई थी उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो आपका था वो गद्यांश वाला था और वो भी अपठित गद्यांश था। इसमें जो पहला प्रश्न आया था कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो इसका उचित शीर्षक अगर देखा जाए तो वो था शिक्षा का उद्देश्य। उचित जो शीर्षक था वो शिक्षा का उद्देश्य है, ये उचित शीर्षक था। प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न है शिक्षा मनुष्य को बनाती है। शिक्षा है वो मनुष्य को बनाती है, तो शिक्षा मनुष्य को क्या बनाती है? संस्कारबद्ध, स्वाभिमान से जीना, मानवीय गुणों से विभूषित, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है, ये शिक्षा मनुष्य को बनाने का काम करती है। प्रश्न नंबर 3, तीसरा है शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो मानवता का विकास, दानवता का विकास, जीवन जीने की कला सीखना, सद्गुणों का विकास। तो शिक्षा का उद्देश्य है जीवन जीने की कला का सीखना। इसी तरह प्रश्न नंबर आपका आता है 4, मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। तो मनुष्य को प्रकृति के पथ पर अग्रसर करने का जो काम करती है वो करती है शिक्षा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर जो 2 है वो अपठित पद्यांश, वो गद्यांश था और ये पद्यांश है। देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उनको। पहला प्रश्न जो है इसका कि लड़कियां खिलखिलाती है तेज धूप में, तेज बारिश में, कड़ाके की ठंड में, उपयुक्त सभी। तो लड़कियां सभी स्थितियों में खिलखिलाती रहती है, हंसती रहती हैं। इसी तरह प्रश्न नंबर 2 आता है कि पिता के जाने के बाद माँ को किसने संभाला? तो पिता के जाने के बाद माँ को संभालती है बेटी। इसी तरह प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं, लड़कियों को दुकान किससे मिली? तो लड़कियों को दुकान मिली है पिता से। इसी तरह प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं, उपयुक्त पद्यांश में लड़कियों को बताया गया है। तो लड़कियों को क्या बताया गया है? खुलकर जीने वाली बताया गया है। ऑप्शन है खुलकर जीने वाली। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर जो 3 है वो आपका निम्न में से किसी एक पर निबंध लिखना था और वो भी 300 शब्दों में निबंध लिखना था। जैसे 9वीं क्लास के बच्चे 250 शब्दों में लिखते हैं, तो आपको 300 शब्दों में लिखना था 10वीं वालों को। तो पहला प्रश्न है विद्यार्थी जीवन और खेल कूद के बारे में लिख सकते थे। दूसरा भ्रष्टाचार के बारे में। तीसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में लिख सकते थे। इन तीनों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना था 300 शब्दों के अंदर। प्रश्न नंबर 4 है स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर का छात्र मनोज मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को खेल मैदान की सफाई करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना था। या ये नहीं आता है तो दूसरा, स्वयं को रजत नगर बीकानेर निवासी मानते हुए अपने मित्र की शैक्षणिक भ्रमण के बारे में बताने हेतु पत्र लिखना था। दोनों में से एक करना, अथवा का मतलब होता दोनों में से एक करना होता है। प्रश्न नंबर जो 5 है आपका वो है अंगदान को प्रोत्साहन देने हेतु एक विज्ञापन लिखिए। वो विज्ञापन 25 से 30 शब्दों में लिखना था। या अचार व पापड़ बिक्री के हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए। दोनों में से एक प्रश्न करना था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 जो है उसका पहला प्रश्न देख लेते हैं अपन। औपचारिक शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? तो औपचारिक के अंदर इक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न देख लेते हैं इससे आगे वाला 2 नंबर, सप्तऋषि शब्द में समास कौन सा है? तो सप्तऋषि के अंदर आपका जो समास है वो है द्विगु समास। इसी तरह आगे प्रश्न नंबर देखते हैं, बड़भागी किसे कहा गया है? तो बड़भागी किसे कहा गया है? ऊर्ध्व को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। रे नृप बालक काल बस बोलत पंक्ति, नृप बालक शब्द जो है ये किसके लिए आया है? तो नृप बालक शब्द आया है भगवान श्री लक्ष्मण के लिए आया है, जो परशुराम ने कहा था। आगे प्रश्न आता 5वां, आभा शब्द का अर्थ है, आभा शब्द का अर्थ होता है चमक। इसी तरह प्रश्न नंबर 6 जो है आपका, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो नेताजी का चश्मा जो पाठ है इसके लेखक है स्वयं प्रकाश। आगे अगला प्रश्न जो है आपका 7 नंबर प्रश्न है कि संगति के लिए उत्साह किसने नहीं दिखाया? तो संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया नवाब साहब ने। किसने नहीं दिखाया? नवाब साहब ने। प्रश्न नंबर 8, मनु भंडारी कितने भाई बहनों में सबसे छोटी थी? तो मनु भंडारी जो थी 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। इसी तरह प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि मैं
क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो ये पाठ के लेखक हैं अज्ञे साहब, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। अगला प्रश्न जो है आपका 7 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला शब्द है रमेश शब्द खाली जगह संज्ञा है। तो रमेश शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रमेश के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है दूसरा जो प्रश्न वह जा रहा है रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा? तो वह में कौन सा सर्वनाम है? तो वह के अंदर पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। एक आपका आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ दोनों स्थितियां बनती हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों स्थितियां बनती है। आगे प्रश्न नंबर 3 है कोयल मीठा गाती है, वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो इसके अंदर वाक्य के अंदर विशेषण देखो तो मीठा विशेषण है, परंतु मीठा भी कौन सा विशेषण है? तो मीठा है वो गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 4 देखो बच्चों, इसमें प्रश्न नंबर जो 4 है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो उसे कौन सी क्रिया बोलोगे? जिसके साथ कर्म हो तो वो सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होने वाली है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 8 2 थे, अथवा में था एक, तो आपको एक ही करना था। अपन ऊपर वाला देख लेते हैं कि इसका क्या बनता है। पहला, उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो पाठ का नाम था नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा ये पाठ था और यहाँ से इसे लिया गया है। दूसरा प्रश्न जो है, हालदार साहब किस आदत के मजबूर थे? तो उनकी एक आदत बन चुकी थी, जैसे जब भी वो जीप के द्वारा अपने घर से जब बाजार की तरफ जाते थे तो वो उस बात के लिए मजबूर हो चुके थे कि वो मजबूर, उनकी जो आंखें थी वो एक चौराहा आता था और चौराहे की तरफ उसकी आंखें चली जाती, उसकी नज़र है वो चौराहे की तरफ चली जाती थी। इस बात के लिए वो मजबूर हो चुके थे। दूसरा प्रश्न है कि हवलदार साहब भावुक क्यों हो गए थे? तो मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हुए इसी इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। मूर्ति पर किससे बना चश्मा था? सरकंडे से बना चश्मा था। इसी तरह अगला 9 नंबर जो प्रश्न है आपका, इसमें भी आपको दोनों में से एक ही प्रश्न करना था। तो पहला देख लेते हैं। इसका जो पहला जो है, उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन थे? तो इस पद्यांश के जो कवि हैं वो सूरदास थे। जल के भीतर कौन रहता है? आप सबको पता है, कमल है वो जल के भीतर रहता है। जल की बूंद किस पर नहीं टिकती है? जिस पर तेल लगा हुआ हो। तेल लगी हुई कोई भी वस्तु हो, गगरी हो या कोई बर्तन हो, उसके ऊपर नहीं टिकता है। ऊदो को कैसा बताया गया है? तो यहाँ पर ऊदो को बड़ भागी बताया गया है, बड़ भागी बताया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर जो 10 है आपके वो लघुतरात्मक प्रश्न है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? दूसरा है बच्चे को दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तीसरा ये था कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? चौथा था सेनाई की दुनिया में डूमराव को क्यों याद किया जाता है? पांचवा है भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? छठा है गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? आठवां है कनखियों से देखना मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। इस 11वां प्रश्न है दीर्घ लघु उत्तरात्मक है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? दोनों में से एक करना था। इसमें भी दोनों में से एक करना था। 12वां प्रश्न भी है, दोनों रचनाकार है, उनमें से एक का परिचय लिखना था। आगे आता है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 भी बड़ा प्रश्न था, 4 नंबर का। इसको भी आपको इसी तरह हल करना था। तो ये आपका अर्धवार्षिक का पेपर आप दे के आए हो। मैं आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा रहा है। एक बार आप मिलान कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जो फरवरी मार्च माह के अंदर होने वाली वार्षिक परीक्षा में आपका स्कोर अच्छा रहे। इसी के अनुसार इस तैयारी को देखते हुए आगे तैयारी और ज़्यादा आपको करनी है। जय हिंद,